माँ, माँ, पापा, पापा मुझे ठंड लग रही है। माँ मुझे उड़ा दो चादर। ठंड। हे भगवान, मुझे भी ठंड लग रही है। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी छोटी बहनें कैसे बर्दाश्त करेंगी। सोते सोते इन्हें मम्मी पापा की याद आ रही है। क्यों भगवान, आपने हमें क्यों अनाथ कर दिया? अगर हमारे साथ हमारी माँ होती तो अभी तक उन्होंने कोई जुगाड़ कर दिया होता हमारे लिए। दीदी, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज हमने कुछ खाना नहीं खाया और ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है। ये फटा हुआ कंबल है, सारी हवा घुस रही है। हाँ तमन्ना दीदी, कुछ करो, कहीं दोनों छोटी बहनों को बुखार ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ की साड़ी रखी है, उसी को ही ओढ़ लेते हैं हम। फिर तमन्ना अपनी माँ की साड़ी लेकर आती है और उसे फटे कंबल के ऊपर डाल देती है, जिसमें वह पांचों बहनें ठंड से सिसकती हुई सो जाती हैं। अगली सुबह उसकी दोनों छोटी बहनें खाना मांगती हैं। दीदी, दीदी भूख लगी है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ गरम गरम खाना है, हाथ में बहुत ठंड लगी है। मेरे तो भी दीदी। हाँ मुझे याद है, मैं खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ, तुम चारों यहीं रहना। दीदी आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। शायद कोई काम मिल जाए तो अपनी बहनों को अच्छे से खाना खिला देंगे। ठीक है, तुम तीनों यहाँ से बाहर मत जाना, क्योंकि हमारा घर जंगल में है। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर चिंता मत करना। ठीक है दीदी। फिर तमन्ना और प्रीति हाथ पकड़कर जंगल से बाहर आसपास की दुकानों पर जाकर काम की तलाश करती हैं, जहां उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। ठंड में नंगे पांव वह थक भी जाती हैं। ओह दीदी, मेरे पैर बर्फ की तरह जम गए हैं, मुझसे भी चला नहीं जा रहा अब। हार मत मान प्रीति, हमें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। फिर कांपते हुए दोनों एक राशन की दुकान पर जाती हैं। अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम दोनों को कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए अपनी बड़ी सी दुकान में। तुम जैसे गरीब भिखारियों को मैं काम दूं? हाँ, मेरी दुकान से कोई सामान चुरा लिया तो एक नंबर की चोर हो शक्ल से ही। जाओ जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। अंकल, अंकल ऐसा मत कीजिए, हमारा 4 दिन से भूखा पेट है, छोटी बहन को खाना खिलाना, भगवान के नाम पर हमें काम दे दीजिए। भीख मांगने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। जाओ यहाँ से, वरना डंडे मार के। दोनों बहनें डर कर सिग्नल की तरफ आ जाती हैं, जहाँ कई सारी गाड़ियाँ सिग्नल पर खड़ी थीं। तो उन गाड़ियों को देखकर दोनों अपने दुपट्टे से शीशे साफ करने लगती हैं। साहब आपकी गाड़ी साफ कर दी मैंने, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं और मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, कुछ खाया नहीं है। ओहो, ये सिग्नल पर गाड़ी रुकती नहीं कि भिखारी बहाने से भीख मांगने आ जाते हैं। अरे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। साहब ऐसे बना मत कीजिए, इस भूखे पेट पर तरस खाइए, ठंड से जान निकल रही है। ओहो, दे दो, इतना लेक्चर दे रहे हो, 10-20 रुपए में घट नहीं जाओगे। भगवान की दया से सब है हम पर। ये लो बेटा। सिग्नल खुल जाता है और उन पति पत्नी की गाड़ी निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनें कुछ घंटे तक सिग्नल पर ही गाड़ी साफ करके भीख मांगती हैं, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह चाय समोसा खरीद कर वापस जंगल की तरफ आ जाती हैं और अपनी बहनों को खिलाती हैं, जिससे उन्हें खाकर थोड़ी संतुष्टि मिलती है। दीदी, गरम गरम चाय के साथ समोसे खाकर मजा आया, पर भूख तो और लगी है। इन 2 समोसे से कुछ नहीं हुआ। हाँ दीदी, लुई के पेट में और समोसे ती ज्यादा है। अच्छा लो, मेरे चाय समोसा ले लो। नहीं नहीं, तुम मेरा ले लो, तुम तीनों पेट भर के खा लो, हम और ले आएंगे। याद है एक बार शाम को पिताजी हमारे लिए ऐसे ही चाय समोसे लाए थे? उस दिन बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई थीं। ओहो, ये तो चूल्हा जल ही नहीं रहा, बाहर की बारिश की बूंदें अंदर की लकड़ियों पर पड़ गई हैं। अब कैसे बनाऊं चाय? माँ देखो ना, बाहर बारिश हो रही है और चाय समोसे का मन कर रहा है, आप चाय नहीं बना रही? बेटा, समोसे के लिए बहुत तेल लगता है, पैसे नहीं हैं तो मैं आलू की रोटी बना दूंगी चाय के साथ, पर कमबख्त ये चूल्हा जले तब ना। तभी हाथों में समोसे की पन्नी लिए और बोरी से ढका हुआ मोहन आता है। उसे देख पांचों बेटियां खुश हो जाती हैं। पापा दे, पापा दे। और देखो क्या लाया, गर्मा गर्म समोसे। मुझे अंदाजा हो गया था कि बारिश तेज हो रही है और लकड़ियां सुबह बाहर रह गई थी, तो मैं चाय भी ले आया। हम सब मिलकर खाएंगे।
अरे वाह, आपने तो बिना कुछ कहे सुने ही बच्चों के मन की पूरी कर दी इच्छाएं। चलो अब सब टूट पड़ो चाय समोसे पे। मैं तो पापा की गोदी में बैठता हूँगी। फिर सब चाय समोसे का लुत्फ उठाते हैं और मोहन अपनी छोटी बेटी को गोद में बिठाकर खिलाता है। कुछ देर बाद उनकी झोपड़ी में तूफान आ जाता है, जिस रात को उन्हें सोने में कठिनाई होती है। ठंडी हवाएं उन्हें परेशान करती हैं, तो अगले दिन मोहन और सोनाक्षी जंगल के पास से घास इकट्ठा करके लगा देते हैं। अब ठीक रहेगा, रात को हमारे बच्चों को सोने में परेशानी नहीं होगी। हाँ जी। पापा, हम गांव वाले से दूर इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं इस घर में? बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब तुम छोटे छोटे थे, जो किराए का घर था वो भी छिन गया, इसलिए यहाँ तेरे मम्मी और मैं खुद की झोपड़ी बनाकर तुम्हारे साथ रहने लगे। यही हमारा घर है। हाँ पापा। और याद है दी, पापा ने घर से कितने सुंदर सुंदर चीजें भी बनाई थी। हाँ बहन, सब याद है। वैसे मैं चावल खरीद के ले आई तो रात को यही पकाकर खाकर सो जाएंगे। मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत अधूरा लगता है दीदी। कोई बात नहीं, हम पांचों बहनें हैं ना, एक दूसरे का परिवार। हाँ दीदी। जब ढंग की सी नौकरी लग जाएगी तो देखना, तुम तीनों को मैं बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। कुछ देर बाद तमन्ना अपनी बहनों के लिए चूल्हे पर चावल पका देती है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है। फिर भी अपनी बहनों को वो खाना परोसती है और हर रोज अपनी बहनों को खाना खिलाने के लिए वह सिग्नल पर निकल कर जाया करती थी। पर धीरे धीरे ठंड के बढ़ने से उन्हें अपनी हल्की झोपड़ी में बहुत ठंड लगती थी और एक बार तो हवा के कारण उनका छप्पर ही टूट जाता है। ऐसे में प्रीति कहती है, दीदी दीदी बहुत ठंड लग रही है, हमारा घर भी टूट सा गया है। अगर इसको अभी नहीं समेटा तो हम फिर से बेघर हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो हमारे पिताजी ने इस घर को बचाने के लिए किया था, आज हम भी वही करेंगे और मजबूत करने के लिए मिट्टी और गोबर का लेप लगाएंगे, जिससे घास चिपक जाए और फिर हमारा घास का घर तैयार हो जाएगा। तो चलो लदो ताम पे। पांचों बहनें जंगल से बड़ी बड़ी घास, पत्ते और मिट्टी को इकट्ठा कर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी पर मिश्रण बनाकर लगा देती हैं, जिससे उनका घर घास का तैयार हो जाता है और अब उन्हें ठंड भी नहीं लगती। अरे वाह दीदी, अब तो हमारे घर में कोई हवा नहीं आ रही है, हम अच्छे से सो सकते हैं। हाँ, और मैं घास की रजाई भी बना चुकी हूँ, जिसे हम ओढ़ के सोएंगे और हमें ठंड नहीं लगेगी। अरे वाह वाह वाह। उस दिन पांचों बहनें अपने घास के घर में बड़ी चैन की नींद सोती हैं और ऐसे ही अपने बाकी दिन बिताती हैं। कुछ दिनों में दोनों बहनों को एक सेठानी के घर पर 5-5 हजार रुपए में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिससे वह शिद्दत से करने लगती हैं और अपनी बहनों को पढ़ाने भी लगती हैं। ऐसे ही एक दिन आलिया रूही अपनी किताब बंद कर देती है। बस अब मुझसे और नहीं पढ़ा जा रहा और मुझसे पहाड़े याद नहीं होले, मैं ठेले जा ली हूँ। अभी बताऊं तुम दोनों को पढ़ाने के लिए मैं और प्रीति कितनी मेहनत कर रहे हैं। अलग से घर का काम करना पड़ता है। देखो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम तीनों पढ़ लिख कर बड़ी हो जाओ, हमारी जैसी हालत ना बने। मम्मी पापा का सपना याद है ना? माँ, अब दुखी क्यों हो? हमने काम बिगाड़ दिया इसलिए। बेटा, काम बिगड़ने की चिंता नहीं है मुझे, बस ये है कि तुम पांचों इतना पढ़ो लिखो कि तुम्हारे माता पिता जैसी तुम्हारी हालत ना हो। पक्का, हम जरूर पढ़ेंगे। शाबाश मेरी बच्चियों। याद आया दीदी, अब हम बहुत पढ़ेंगे। उस दिन से तीनों बहनें बहुत पढ़ाई लिखाई करने लगती हैं। वहीं प्रीति और तमन्ना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके बहुत पैसे इकट्ठे करती हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुछ सालों में तीनों बहनें भी पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में काम करती हैं, जिसकी प्रमोशन में उन्हें एक फ्लैट मिलता है। ये सुन दोनों बहनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या सच में मेरी तीनों छोटी बहनों ने अपने दम पर 100 गज का फ्लैट हासिल किया? वाह! आज मम्मी पापा ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे तुम तीनों पर। हम दोनों तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर हमने अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कर दिया। हाँ दीदी, वक्त आता है इस घास के घर को अलविदा करें। हम यहाँ से जा जरूर रहे हैं, लेकिन जब भी मम्मी पापा की याद आएगी तो हम यहाँ जरूर आएंगे।
इस तरह पांचों अनाथ बहनें उस घास के घर को छोड़ नए फ्लैट में रहती हैं, जहां एक नौकर भी उनका सारा काम करता है। और जब जब उन्हें अपने माता पिता की याद आती थी तो वह घास के घर में कुछ देर बैठा भी करती थी।